हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपका सोनू सैनी केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आपको बताया गया कि हम लोगों ने सीरीज चलाई है नीट आईआईटी 12th की, तो हम लोगों ने सॉल्यूशन के लगभग सभी थ्योरी एक दो टॉपिक को छोड़कर आपको रिवाइज करा दी है, उसके सभी वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दी हैं। तो देखिए ध्यान से, हमने आपको दो वीडियो ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव्स की भी दे चुके हैं सॉल्यूशन चैप्टर पर। अब आज की वीडियो भी ऑब्जेक्टिव्स पर रहेगी, लेकिन स्टूडेंट्स ये किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पर नहीं है। जो आप लोगों ने 1 से 11 तक जो वीडियोस वॉच की हैं उनको एक बार दोबारा ठीक से वॉच कर लीजिएगा, ठीक से रिवाइज कर लीजिएगा। उन्हीं पर बेस्ड ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। तो जरा ध्यान से एक एक क्वेश्चन को समझेंगे। तो ये आईआईटी और नीट्स के क्या नाम रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं मेन टॉपिक्स पर। तो कम से कम 500-600 क्वेश्चन में से कुछ ये 25-30 क्वेश्चन छाटे गए हैं, तो जिनको आप ध्यान से करिएगा और इनमें से एग्जाम में आने की अक्सर संभावना बनी रहती है। एक दो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में इनमें से जरूर मिलेगा बच्चों, ठीक है ना। तो जरा ध्यान से समझेंगे हम क्या क्या क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, जरा ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि ये सब क्या है भाई। पहला क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट हेनरी लॉ। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट हेनरी लॉ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये हेनरी लॉ तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए, पहला ऑप्शन उसने दिया है m = kh.p। बी ऑप्शन दिया है उसने xa = kh.pa। सी ऑप्शन दिया है उसने pa = kh.xa। और बच्चों डी ऑप्शन दिया इसने ऑल, यानी कि ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे हेनरीज लॉ होता क्या है। पहली बात तो ये कि हेनरीज लॉ को अगर हम देखें, समझे ध्यान से, तो हेनरीज लॉ ने क्या कहा। हेनरी लॉ क्या कहता है, हेनरी लॉ ने सन 1803 में एक लॉ पोस्टुलेट्स किया और क्या कहा कि अगर ये बेस किस पर था, इफेक्ट ऑफ प्रेशर पर बेस था और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड पर बेस था। और ये बोला हेनरी लॉ ने, अगर जितना हम प्रेशर बढ़ाते हैं उतनी गैस की अमाउंट लिक्विड में डिसॉल्व हो जाती है। यानी कि देखिए ध्यान से, ये कहते हैं कि हेनरीज अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी कि जितना हम प्रेशर बढ़ाएंगे उतना गैस का मास डिसॉल्व होता चला जाएगा। बात क्लियर। तो यहां से लिख सकते हैं m = kh.p। kh क्या होता है, हेनरी कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, हेनरी कांस्टेंट होता है बच्चों। अब देखिए, दूसरा एक चीज और बोला उन्होंने कि जो प्रेशर होता है, एक तो ये दिया कि जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है ना। यानी कि मोल फ्रैक्शन की टर्म में जो हेनरी लॉ होता है कि Pa = kh.xa, इसको हम ए भी कह सकते हैं, एक कंपोनेंट मान के चले हैं अभी। वो कहता है सॉल्युबिलिटी को लिया उन्होंने इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, सॉल्युबिलिटी को इन्होंने कंसिडर किया। तो हमारे पास दो फार्मूले आते हैं बच्चों हेनरी लॉ के, एक तो ये फार्मूला आता है और एक फार्मूला ये आता है। तो सॉल्युबिलिटी को लिया इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन और कहा जितना हम प्रेशर बढ़ाते हैं उतना ही उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती चली जाती है, गैसेस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी बढ़ती चली जाती है अकॉर्डिंग टू द हेनरी लॉ। तो देखिएगा, इसको देखें तो ये ठीक है बच्चों, इसको देखें तो ये ठीक है। जब P A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA है
तो x से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p है, तो ये भी ठीक है। तो ये ए ऑप्शन भी ठीक, डी भी ठीक, सी भी ठीक, तो ऑप्शन ठीक होगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है बच्चों, तो ऑल ऑफ दीज ठीक होगा। तो मैं समझता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो देखिए ध्यान से बच्चों, एक बात का ध्यान रखें, अपनी नोटबुक में आप क्वेश्चन के साथ साथ ये हिंट भी उतार लिया करें, क्योंकि जरूरी नहीं क्वेश्चन यही आए, थोड़ा बहुत घुमाकर भी आ सकता है। ये आपको क्वेश्चन अगर समझ में आता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तो एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें साथ साथ पढ़ते पढ़ते। ठीक है बच्चों, लाइक करेंगे तो उतना ही मोटिवेशन मिलता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। एक एक क्वेश्चन का एक एक ऑप्शन हम डिस्कस करेंगे। वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस डज नॉट ओबे हेनरी लॉ। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस डज नॉट ओबे हेनरी लॉ। कौन सी गैस हेनरी लॉ को ओबे नहीं करती? पहली गैस है बच्चों, ए दिखेगा O2, बी देखेगा आप N2, सी देखें CO2 और डी देखेगा आप नन ऑफ दीज। डी है नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। देखिए हेनरी लॉ को कौन सी गैसेस ओबे नहीं करती? देखिए हेनरी लॉ की, फिर ध्यान से समझिए, हेनरी लॉ की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। क्या होती है बच्चों? कुछ लिमिटेशंस होती हैं। लिमिटेशंस क्या होती है कि जो सॉल्यूट होता है, यानी कि जो सॉल्यूट होता है, यानी कि जो गैस होती है, और जिस लिक्विड में आप डिसॉल्व कर रहे हैं, जिस सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं आप, ठीक है ना, तो ये गैस यानी कि ये सॉल्यूट इस लिक्विड से कोई रिएक्शन ना करे, कोई रिएक्शन ना करे। नॉट एनी रिएक्शन, नॉट एनी रिएक्शन, कोई रिएक्शन ना करे। अगर रिएक्शन करेगी तो कंपाउंड बना देगी, कंपाउंड बना देगी तो हेनरी लॉ फॉलो नहीं होगा बच्चों, कोई नया कंपाउंड बन जाएगा। तो इसमें एक गैस ऐसी है कि जो वाटर से रिएक्शन कर लेती है, H2O प्लस CO2 इक्वल टू H2CO3, तो दिस इज कार्बोनिक एसिड। क्या बच्चों? कार्बोनिक एसिड। तो हमारे पास ये एक सी ऑप्शन है, ये वाटर से रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड बना देती है। तो हेनरी लॉ की लिमिटेशन क्या होती है कि सॉल्यूट नॉन रिएक्टेबल होना चाहिए सॉल्वेंट के साथ, यानी कि सॉल्यूट सॉल्वेंट से कोई रिएक्शन ना करे। तो स्टूडेंट्स ये आप ऑब्जेक्टिव, ये हिंट जरूर उतारा करें आप अपनी नोटबुक में, क्योंकि इन हिंट से ही क्या होता है कि आपको, अगर मैं आज 10 क्वेश्चन की वीडियो देता हूं या 20 क्वेश्चन की वीडियो देता हूं, अगर आप इन हिंट्स को क्लियर कर लेते हैं तो ये मान के चलिए कि आप लोग कम से कम 10 की जगह 40 क्वेश्चन करने की कैपेसिटी रखते हैं बच्चों। ठीक है ना? तो देखिए ध्यान से, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझते रहिए आप लोग, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, बहुत इजी टॉपिक्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, जरा ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है द solubility of a gas in water depends on A ऑप्शन है नेचर ऑफ द गैस, ए है नेचर ऑफ द गैस, और बी ऑप्शन है बच्चों टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर। और सी ऑप्शन है प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस, और डी ऑप्शन है ऑल, डी ऑप्शन है बच्चों ऑल। तो ध्यान से समझेंगे आप लोग कि द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर डिपेंड अपॉन, यानी गैस की सोल्युबिलिटी वाटर में, तो वही हेनरी लॉ आ गया। यहां पर भी हेनरी लॉ एप्लीकेबल होता है। तो देखिए, जो सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर जो डिपेंड करती है वो नेचर ऑफ गैस, यानी कि नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों पर करती है, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों पर करती है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है और प्रेशर पर भी डिपेंड करती है। आपको तीनों टॉपिक्स पढ़ाए हुए हैं, यानी हम कह सकते हैं कि ये डी आंसर है। क्या बच्चों? डी आंसर है। ठीक है ना? कैसे?
कि प्रेशर जितना मोर लोगे, मैं को सभी ऑप्शन बताता हूं, जितना प्रेशर ज्यादा लोगे उतना गैस की अमाउंट डिसॉल्व होगी किसमें, लिक्विड में। जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा गैस की अमाउंट डिसॉल्व हो जाएगी। बात क्लियर। फिर नेचर ऑफ गैस यानी कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट आ गया, नेचर ऑफ सॉल्वेंट आ गया, सॉरी सोल्यूट आ गया। इसका मतलब ये सोल्यूट नॉन रिएक्टेबल होना चाहिए, नॉन रिएक्टेबल विद सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट के साथ ये कोई रिएक्शन ना करे। जैसे कि अभी आपने इस क्वेश्चन में देखा, इसने रिएक्शन कर ली, ठीक है ना, तो इसकी नेचर पे भी डिपेंड करता है। तीसरा, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। अगर लो टेम्परेचर है तो सोल्युबिलिटी हमेशा हाई होती है, सोल्युबिलिटी हमेशा हाई होती है। अगर हाई टेम्परेचर है तो सोल्युबिलिटी हमेशा लो होती है बच्चों। तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, यानी कि मोर प्रेशर चाहिए, लो टेम्परेचर चाहिए और नेचर ऑफ सोल्यूट नॉन रिएक्टेबल होना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो हिंट आप साथ साथ जरूर नोट कर लिया करें, ठीक है। इससे क्या होता है कि अगर आप अपने क्वेश्चंस के पास ही हिंट नोट कर लेते हैं तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत हेल्प मिल जाती है। कुछ कॉन्सेप्ट वही रिपीट होते रहते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखिए बच्चों, हमें क्वेश्चंस बोर्ड पर बार बार लिखने पड़ते हैं, इसमें बहुत टाइम लगता है। हम मानते हैं वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन क्या करें, मजबूरी में हमें क्वेश्चन तो लिखने ही पड़ेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ दिन की समस्या है। तो फिर हमारे पास एक इंटरैक्टिव पैनल यानी कि डिजिटल पैनल आ जाएगा और फिर तो ये क्वेश्चन हम पीपीटी के माध्यम से बोर्ड पर हम लिख देंगे, लेकिन एक्सप्लेन हम बोर्ड पर ऐसे ही करेंगे एक एक चीज, ठीक है ना। बाकी आपको क्वेश्चन लिखे लिखाए मिल जाएंगे। तो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस मिक्सचर, which of the following gas mixture is used by the divers inside the sea, ठीक है। तो देखिए ऑप्शंस लिखते हैं हम पहले बच्चों। ए ऑप्शन है हमारे पास O2 प्लस HE, बी ऑप्शन है O2 प्लस XE जीनोन यानी कि, सी ऑप्शन है हमारे पास O2 प्लस AR, डी ऑप्शन है O2 प्लस N2। तो देखिए ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। क्या कहते हैं क्वेश्चंस में कि क्या विच ऑफ द फॉलोइंग गैस मिक्सचर इज नॉट यूज्ड बाय डाइवर्स, यानी कि डाइवर्स के द्वारा विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट यूज्ड बाय। तो देखिए ध्यान से बच्चों, ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड बाय डाइवर्स इनसाइड द सी। डाइवर्स क्या होते हैं बच्चों, डाइवर्स वो होते हैं, आपने देखा होगा, डाइवर्स को हम कहते हैं समुद्री गोताखोर। जो समुद्री गोताखोर होते हैं वो कौन सी गैस का यूज करते हैं, आपने देखा होगा उनकी कमर पर एक सिलेंडर लगा होता है, तो कौन सी गैस यूज करते हैं श्वसन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं, रेस्पिरेशन के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। वो गैस का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान देना, O2 प्लस हीलियम का। देखिए O2 प्लस हीलियम का क्यों करते हैं बच्चों, ये तो आपको मालूम है कि ऑक्सीजन गैस ही ब्रीदिंग के लिए या रेस्पिरेशन के लिए जरूरी होती है, और हीलियम का मिक्सचर इसलिए यूज करते हैं कि हीलियम इज द लाइटेस्ट गैस ऑफ पीरियोडिक टेबल। हीलियम एक लाइट गैस होती है, बहुत हल्की गैस होती है, तो इसलिए दोनों का मिक्सचर को हाई प्रेशर पर सिलेंडर में स्टोर करके हम इसका यूज करते हैं। तो क्या होता है बच्चों कि जब हम इसका यूज करते हैं तो क्या होता है, जब हम इसका यूज करते हैं तो हाई प्रेशर पर हमारे ब्लड में ये ज्यादा से ज्यादा डिसॉल्व हो जाती है। ज्यादा से ज्यादा डिसॉल्व हो गई तो काफी समय तक हमें सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ती बच्चों। आई बात समझ में। तो किसका यूज करेंगे हम, O2 प्लस हीलियम का, ठीक है ना। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द
एक्सप्रेशन EXPERESSION एक्सप्रेशन ऑफ राउट्स लॉ। राउट्स लॉ यानी कौन सा राउट्स लॉ का एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सप्रेशन ऑफ राउट्स लॉ, कौन सा एक्सप्रेशन राउट्स लॉ का है। तो देखते हैं हमारे पास ए ऑप्शन है बच्चों, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल टू स्मॉल n प्लस कैपिटल N। बी ऑप्शन देखिए हमारे पास PS माइनस P नॉट अपॉन P नॉट कैपिटल N अपॉन कैपिटल N प्लस N। सी ऑप्शन देखिए आप P नॉट माइनस PS अपॉन PS इक्वल टू N अपॉन N माइनस स्मॉल n। और डी ऑप्शन देखिएगा बच्चों आप PS माइनस P नॉट अपॉन PS इक्वल टू N माइनस स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। तो ध्यान से आप इसको देखिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सप्रेशन ऑफ राउट्स लॉ। देखिए राउट्स लॉ होता क्या है, राउट्स लॉ को एक बार फिर हम एक्सप्लेन कर देते हैं, सुनिए ध्यान से बच्चों। मान लीजिएगा मेरे पास एक सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का मतलब मेरे पास वाटर है, मैंने वाटर ले लिया, बात क्लियर। H2O ले लिया, तो H2 एक्ट एज ए सॉल्वेंट और इसका वेपर प्रेशर मान लीजिए P नॉट है। क्या है P नॉट, इसमें मैंने क्या किया, एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। क्या कर दिया बच्चों, एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया मैंने इसमें। तो जब इसमें डिसॉल्व किया तो सॉल्यूशन बन गया। मान लो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर PS था, बात क्लियर। तो हम सबसे पहले डिप्रेशन देखते हैं कि डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर होता है बच्चों P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट। ये तो होता है डिप्रेशन, P नॉट माइनस PS। अगर ओरिजिनल से डिवाइड कर दें तो ये हो जाता है रिलेटिव वेपर प्रेशर, ठीक है ना। तो जब हम किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं तो जो रिलेटिव वेपर प्रेशर होता है वो इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्या बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं, सॉल्यूट के मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। टोटल नंबर ऑफ मोल कितना, क्या कि सॉल्वेंट के मोल और ये सॉल्यूट के मोल और ये सॉल्वेंट के मोल कैपिटल N। तो टोटल क्या हो गया, स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो हमारे पास आंसर हो गया A, बात क्लियर। तो देखिए राउट्स लॉ क्या होता है, राउट्स लॉ क्या कहता है कि जब किसी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को किसी सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है बच्चों, एक रिलेटिव वेपर प्रेशर आता है और रिलेटिव वेपर प्रेशर जो होता है स्टूडेंट्स वो किसके बराबर होता है, वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो देखिए स्टूडेंट्स मैं समझता हूं कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया होगा, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सप्रेशन ऑफ राउट्स लॉ। सिंपल, राउट्स लॉ का एक्सप्रेशन होता है कि रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्या बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, इसकी जगह कभी कभी ऐसे लिखा जाता है x स्मॉल n, x स्मॉल n। तो घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन आप ध्यान से समझ के चलेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, एक एक क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट समझ में आएगा, ठीक है जी। तो आपको वीडियो पसंद आती है तो बच्चों आप लोग लाइक नहीं करते तो कम से कम आपका इतना फर्ज तो बनता है, इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं और एवरी संडे आपको निःशुल्क पढ़ा भी रहे हैं, वरना तो देखिए कौन निःशुल्क पढ़ाता है। सबसे पहली बात 6-6 घंटे आपको हम एवरी संडे पढ़ा रहे हैं और वीडियो बनाने में भी आप लोग देखते हैं कि कितना समय लग जाता होगा हमें, तो इसका अंदाज़ा लगाइए आप लोग। और आप लोग इतना तो कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, कराने की कोशिश करिए, जिससे कि जितना ज़्यादा आप कराएंगे, आप अपने स्टूडेंट्स हैं तो उतना ज़्यादा आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे, इधर उधर भागने की कोई आवश्यकता नहीं होगी आपको। तो देखिए ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट for a solution
showing positive deviation, showing positive deviation, positive deviation, showing positive deviation from Raoult's law, from Raoult's law। तो ए ऑप्शन देखिए आप, ए ऑप्शन क्या है बच्चों, डेल्टा वी इक्वल टू पॉजिटिव कॉमा डेल्टा एच इक्वल टू पॉजिटिव। बी देखिएगा, बी है डेल्टा वी भी नेगेटिव, डेल्टा वी भी नेगेटिव और डेल्टा एच भी नेगेटिव, डेल्टा एच भी नेगेटिव। सी ऑप्शन देखिए आप, डेल्टा वी पॉजिटिव, डेल्टा वी पॉजिटिव और डेल्टा एच नेगेटिव। और डी ऑप्शन है बच्चों, डेल्टा वी नेगेटिव, डेल्टा वी नेगेटिव और जाहिर सी बात है डेल्टा एच इक्वल टू पॉजिटिव। ये इसका डी ऑप्शन है। तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। हमें पॉजिटिव डेविएशन को देखना है। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं, जो राउल्ट्स लॉ को पॉजिटिवली ओबे करते हैं, उसके लिए क्या होता है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो जो पॉजिटिव डेविएशन होता है राउल्ट्स लॉ के लिए, तो जो डेल्टा एच होता है बच्चों, ये भी पॉजिटिव होता है और डेल्टा वी भी पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, अगर हम दो सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है। क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम इंक्रीज होता है। बात क्लियर। और डेल्टा एच भी पॉजिटिव होता है। डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब यह है कि जब हम दो सॉल्यूशन को ऐड करते हैं तो जो हीट होती है वो जैसे N2 + 3H2 = 2NH3 + 22.4 किलो कैलोरी और डेल्टा एच इसके लिए नेगेटिव होता है। तो ये कैसी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसके लिए डेल्टा एच नेगेटिव होता है। लेकिन जिसके लिए डेल्टा एच पॉजिटिव होता है वो बच्चों एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। क्या बच्चों, हीट एब्जॉर्ब होती है और वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो ये तो अगर ये तो पॉजिटिव डेविएशन के लिए आंसर ठीक है ए। अगर नेगेटिव डेविएशन होता तो नेगेटिव डेविएशन के लिए डेल्टा वी भी नेगेटिव होता और डेल्टा एच भी नेगेटिव होता और इन दो ऑप्शन से हमारा कोई लेना देना नहीं है बच्चों। बात क्लियर। तो पॉजिटिव डेविएशन है तो आंसर ये, बाई चांस नेगेटिव डेविएशन आ जाए तो आंसर ये। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना होता है। ये टॉपिक आपको हमने बहुत मेहनत से पढ़ाया है, इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आता है अभी देखते हैं बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वो कहता है ए सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन इन इथेनॉल। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन इन इथेनॉल, तो ए ऑप्शन क्या है बच्चों, बिहेव लाइक आइडियल सॉल्यूशन, बिहेव लाइक आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। बी ऑप्शन है बच्चों ओबे राउल्ट्स लॉ, ओबे राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है। सी ऑप्शन है बच्चों नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ। और डी ऑप्शन है बच्चों देखिएगा पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो देखते हैं क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। क्या है ये, वो कहता है ए सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन इन इथेनॉल, यानी कि एसीटोन क्या होता है बच्चों, CH3COCH3 और इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH। दिखेगा जब हम दोनों को आपस में हम डिसॉल्व करते हैं तो याद रखना इसके लिए डेल्टा एच भी पॉजिटिव होता है और इसके लिए डेल्टा वी भी पॉजिटिव होता है, यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो ये पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ है।
देखिए कम से कम मैंने आपको पॉजिटिव डेविएशन ऑफ राउल्ट्स लॉ के 7 to 8 एग्जांपल्स कराए थे, ऐसे नेगेटिव के कराए। तो ये एग्जांपल आप ध्यान से तैयार कर लेना, इसमें एक ना एक क्वेश्चंस नीट में जरूर आता है, तो इस तरह का क्वेश्चन नीट के लिए इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से तैयार कर लीजिएगा, ये सीधे आपको डायरेक्ट एग्जांपल याद करने हैं, इसमें बाकी कोई ऐसा कॉन्सेप्ट वाली बात नहीं है। कॉन्सेप्ट तो यही होता है कि जब दो सॉल्यूशन को हम आपस में ऐड करते हैं तो डेल्टा एच पॉजिटिव और डेल्टा वी निगेटिव होता है, और ये किसके लिए होता है बच्चों, ये पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ के लिए होता है, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल ठीक से आप तैयार कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपको जरूर अभी जो आपके यहाँ मई में आपका नहीं सॉरी जून में जो आपका नीट का एग्जाम है, इसमें आपका ये क्वेश्चन आने वाला है बच्चों, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं, या मेरा व्हाट्सएप नंबर अक्सर आप जानते हैं, उस पर भी डिस्कस कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, देखते हैं ध्यान से बच्चों, इन विच केस राउल्ट्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। देखिए वो है इन विच केस राउल्ट्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। तो देखिए ए ऑप्शन, देखिए बच्चों ए ऑप्शन है 1m NaCl, बी ऑप्शन है बच्चों 1m यूरिया, सी ऑप्शन है 1m ग्लूकोज, और डी ऑप्शन है बच्चों 1m सुक्रोज। देखिए बच्चों ध्यान से, वो कहता है इन विच केस राउल्ट्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, कि इनमें से किस पर राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है ना। तो जरा ध्यान से समझेंगे, इनमें से किस पर राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। देखिए वैसे अगर आप इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी नहीं जानते तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है कि बिना जाने भी ठीक हो जाते हैं क्वेश्चंस, अगर आप निरंतर स्टडी करते हैं और आपको नॉलेज हो जाती है। तो आप देखिएगा ये तीनों के तीनों बच्चों 1 2 3 यूरिया ग्लूकोज सुक्रोज, तीनों के तीनों नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है बच्चों, नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं। तीनों के तीनों कंपाउंड क्या हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं। और ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। क्या बच्चों, ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब वाटर में डिसॉल्व करने पर ये अपने आयनों में आयोनाइज हो जाता है, यानी कि डिसोसिएट हो जाता है। तो इस पर राउल्ट्स का लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, इन पर ही एप्लीकेबल होंगे। आपने देखा भी होगा राउल्ट्स लॉ के जितने भी हमने न्यूमेरिकल्स कराए हैं उसमें हम अक्सर यही कॉन्सेप्ट लेते हैं कि इतनी ग्राम ऑफ यूरिया डिसॉल्व इन इतने ml ऑफ बेंजीन, इतने ग्राम ऑफ सुक्रोज इज डिसॉल्व इन इतने लीटर ऑफ या इतने ml ऑफ वाटर, इतने ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व इन इतने ml ऑफ या इतने ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो ज्यादातर हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ए, इन विच केस राउल्ट्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। इस 1m NaCl पर राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता बच्चों, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 का विच विल फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। देखिएगा विच विल फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ए ऑप्शन है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है जी, HNO3 प्लस H2O सॉल्यूशन। बी ऑप्शन है C2H5OH प्लस H2O सॉल्यूशन। सी ऑप्शन है बच्चों C6H6 प्लस C6H5CH3 जिसे टॉल्विन। और डी ऑप्शन है, देखिए ध्यान से, नन ऑफ दीज अबाउ, यानी कि कोई भी इसमें से ऑप्शन ठीक नहीं है। वो कहता है विच विल फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। तो जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स होते हैं बच्चों,
वो क्या होते हैं। देखिए ये क्वेश्चन 99% स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं, 99% गलत हो जाता है। कैसे बच्चों कि स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इस पर आंसर लगाएंगे C2H5OH प्लस H2O सोल्यूशन, क्योंकि पढ़ाया भी जाता है। और सही बात है, अल्कोहल और वाटर का जो मिक्सचर होता है वो एजोट्रोपिक मिक्सचर बनाता है। सवाल उठता है सर एजोट्रोपिक मिक्सचर्स क्या होते हैं, ये भी बता देता हूं। ये आपको पढ़ाया था कि जो कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट के सॉल्यूशन बनते हैं, वो एजोट्रोपिक मिक्सचर कहलाते हैं। तो ये एजोट्रोपिक मिक्सचर बनाता है, लेकिन उसने कहा विच फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग तो यही बनाता है। दिस इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड अगर वाटर के साथ, सभी नहीं स्पेसिफिक होते हैं, नाइट्रिक एसिड हमेशा याद रखना, इसके साथ वाटर के साथ एक क्या बनाता है बच्चों, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोपिक मिक्सचर बनाता है। रीजन क्या है, इसके साथ ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करता है। क्या करता है, एक्सोथर्मिक। इसके साथ तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, लेकिन इसके साथ वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता और एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करता है और मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप करता है। होता ये भी एजोट्रोपिक मिक्सचर है, लेकिन ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोपिक मिक्सचर होता है। तो मैं समझता हूँ क्वेश्चन ये समझ में आया होगा। तो ये हिंट जरूर नोट करें आप, अगर हिंट नहीं करेंगे तो क्वेश्चंस में आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और बच्चों एक नोटबुक जरूर बना के रखें, मैंने आपसे कहा था कि आप हमारी इन वीडियोस की एक नोटबुक जरूर बनाइए। हर क्वेश्चंस में, हर वीडियोस में जो जो पॉइंट्स होते हैं उनको स्टार पॉइंट बना के, आप टॉपिक नेम लिख के स्टार पॉइंट बना के चलिए, क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ दिनों बाद भूल जाते हैं। जब हम दोबारा से टेस्ट लेंगे आपका, ठीक है ना, जब ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो कम से कम 100 ऑब्जेक्टिव का टेस्ट लेंगे। उसमें फिर आपको क्या होगा कि आप एक बार तो वीडियोस को ठीक से वॉच कीजिए, और जो कॉपी में आपने की वर्ड निकाले, की पॉइंट्स निकाले वीडियोस में से, उनको रिवाइज कर लीजिएगा, तो 99% आपके क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। एक सिंपल सा मेथड है क्वेश्चन ठीक करने का बच्चों, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, जो आपको अच्छा लगे वो कीजिए बच्चों। ध्यान से, मेरा फर्ज तो समझाने का होता है। स्टूडेंट वैसे भी सुनते कहाँ हैं पेरेंट्स की और टीचर की, पर कुछ तो सुन लीजिएगा। जिनको सिलेक्शन लेना है, जिनको नहीं लेना मत सुनिएगा। आई बस में जरूरी थोड़ी इस हिंदुस्तान को डॉक्टर इंजीनियर ही चला रहे हैं। अरे मजदूर भी जरूरी है, एक कारपेंटर भी जरूरी है, एक लोहार भी जरूरी है। डॉक्टर इंजीनियर इन्हें थोड़े देश को चलाते हैं। बस थोड़ा सा मैं तो आपको इसलिए कह रहा था कि आपका कुछ मान सम्मान बढ़ेगा और थोड़ा सा परिवार में एक अलग स्टेटस सिंबल बनेगा, इसलिए कह रहा था मैं आपको। बाकी आपकी मर्जी है, चाहे तो आप नोट करें या ना करें। मेरा काम तो पढ़ाने का है। 23 ईयर्स हो गए बच्चों पढ़ाते हुए, आगे भी पढ़ाते रहेंगे, जब तक रहेंगे पढ़ाते रहेंगे। आज आप पढ़ रहे हैं, कल कोई और पढ़ेगा, आज से पहले भी कोई और पढ़ता था बच्चों, ठीक है। देखिए ध्यान से, विच इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है, विच इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। ए है फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, ए है बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट, ए फ्रीजिंग पॉइंट है। जो बी है ये है लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और सी है बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर, क्लियर। और डी ऑप्शन है हमारे पास डेल्टा टीबी। चलिए मैं एक बार आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि देखिएगा, हमारे पास कॉलिगेटिव जो प्रॉपर्टीज होती हैं बच्चों, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं, ये आप भली भांति जानते हैं कि 4 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, मैं लिख देता हूं। पहला होती है ऑस्मोटिक प्रेशर बच्चों, ठीक है ना। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर। और देखिए ध्यान से, दूसरी होती है बच्चों क्या, डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर, ठीक है जी, जिसको हम P0 माइनस PS से डिनोट करते हैं। इसको हम पाई से भी या कहीं कहीं P से भी डिनोट करते हैं। तीसरा होता है बच्चों क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना।
यानी कि डेल्टा टीबी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है बच्चों नंबर 4, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये 4 टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने आपको पढ़ाई थी और कहा था कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं बच्चों किस पर डिपेंड करती हैं। जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमेशा नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड नहीं करती। तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किसके बच्चों, ये होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करती हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बच्चों। मैं समझता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, तो समझ में आ रहे होंगे तो बच्चों कभी कभी एक आध कमेंट भी अच्छा सा कर दिया करें, ठीक है ना, और स्टूडेंट्स भी देखेंगे तो अच्छा लगेगा। और वीडियो को जरा लाइक वाइक करते रहा करो भाई, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, तो इसमें से कौन सी विच इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखिए लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी कि डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डेल्टा टीबी यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बट फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है बच्चों। फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता। ऐसे एक बात और बताते हैं आपको कि बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। ये पॉइंट जरूर नोट करते रहा करें बच्चों। आई बात समझ में, ये क्वेश्चंस ही हैं जो आपको एग्जाम में, देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आप अगर हर चैप्टर के 100-150 कर लेते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि आपके बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं, फिर आपको कोई नहीं हरा सकता। आई बात समझ में, फिर आपको कोई भी बुद्धू स्टूडेंट नहीं कह सकता, कोई आपको हरा नहीं सकता अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। दूसरा क्या होता है कि फिर इसके बाद जब हम टफ की तरफ चलेंगे, लेवल सेकंड की तरफ चलेंगे, फिर देखिएगा आप इसी बेसिक्स की हेल्प से आप बहुत क्वेश्चन कर देंगे बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, विच वन इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बहुत लाजवाब क्वेश्चन। देखिए कहता है क्या, विच वन इज कोलिगेटिव, विच वन इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, विच वन इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या ए ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर, बी है ऑप्टिकल एक्टिविटी, सी है बच्चों क्या डेल्टा टीएफ, और डी है डी डेल्टा टीबी। विच वन इज नॉट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा बच्चों, विच वन इज नॉट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना, ये क्वेश्चन रहा होगा। ये सुनिए ध्यान से, ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डेल्टा टीएफ क्या है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डेल्टा टीबी क्या है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑप्टिकल एक्टिविटी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ये तो एक आइसोमेरिज्म चैप्टर है, आइसोमेरिज्म जो कि हम 11th क्लास में पढ़ाते हैं कि वो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं जिनमें एसिमेट्रिकल कार्बन एटम होता है, यानी कि चिराल कार्बन एटम होता है। एसिमेट्रिकल कार्बन का एटम किसमें होता है कि जिस कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट एटम और ग्रुप से जुड़ी होती हैं वो एसिमेट्रिक कार्बन एटम और चिराल कार्बन एटम कहलाता है, और वही कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिविटी शो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं लैक्टिक एसिड। ये तो एक 11th का सिलेबस है, वहां पे देखेंगे क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच वन इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखिए फिर ऐसा ही क्वेश्चन आया, क्वेश्चन है विच वन इज कोलिगेटिव, विच वन इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है? ए है बॉइलिंग पॉइंट, शाबाश, बॉइलिंग पॉइंट। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, अक्सर गलत होने की संभावना रहती है। जो बच्चे होशियार होते हैं वही गलत करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, और बुद्धू का तो होता ही गलत है। वेपर प्रेशर, ऐसा क्वेश्चन होशियार बच्चे और कॉन्फिडेंस में गलत कर देते हैं, जल्दी में गलत कर देते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर बच्चों, और डी है हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट।
डी है फ्रीजिंग पॉइंट। वो क्या कहता है, विच वन इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखिए मैं पहले सही आंसर पे लगाता हूं, ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, फ्रीजिंग पॉइंट नहीं होता, और वेपर प्रेशर भी नहीं होता, डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर होता है, डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर होता है। देखिए एक पॉइंट और मिल गया कि इसका मतलब वेपर प्रेशर भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती। तो देखिए कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो लाजवाब कॉन्सेप्ट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। कितने क्वेश्चन हो जाते हैं इससे, इसलिए मैंने पहले ही आपके लिए बोर्ड पर लिख दिया बच्चों, ठीक है ना। तो समझते रहा करें भाई, अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने साथ के बच्चों को भी मोटिवेट कीजिएगा आप लोग। दूसरे के भले में ही अपना भला होता है, अपना अपना मत सोचिएगा, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज बेस्ट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्वेश्चन है, विच वन एक्ट एज बेस्ट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ए ऑप्शन है पार्चमेंट पेपर, ए है बच्चों पार्चमेंट पेपर, और बी ऑप्शन है बच्चों Cu2FeCN का होल 6। ये Cu2 नहीं रहा होगा बच्चों, ये Cu4 रहा होगा, मिसप्रिंट है क्वेश्चन। सी देखिएगा प्लांट सेल वाल, और डी है सेलोफान। देखिए एक सोचने वाली बात है तो सारी की सारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सभी की सभी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करती हैं। लेकिन देखिए बच्चों, ये भी नेचुरल है, ये भी नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और ये भी नेचुरल है, लेकिन ये आर्टिफिशियल है। ज्यादातर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह हम इसको यूज करते हैं। जो आरओ लगे होते हैं हमारे घर में, फिल्टर्स लगे होते हैं, जो उनका आउटर फिल्टर होता है वो भी कॉपर फेरोसाइनाइड का बना होता है। तो ये ए सी डी तो नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ये आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। तो ज्यादातर जो ये आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है कॉपर फेरोसाइनाइड की, यही बेस्ट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है बच्चों, ठीक है ना। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और रह रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। तो फिर ये क्लियर हो जाएंगे आपको, और फिर आगे हम नेक्स्ट वीडियो आपको देंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में सभी क्वेश्चन से बहुत ज्यादा हो जाएंगे, लंबी वीडियो हो जाएगी, आप बोर होंगे। तो एक वीडियो को देख के 10-5 मिनट का रेस्ट करके आप दूसरी वीडियो देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 है ये, ब्लड सेल डू नॉट shrink in blood because blood is देखिएगा ए ऑप्शन क्या है, हाइपोटोनिक, और बच्चों बी ऑप्शन क्या है, आइसोटोनिक, और सी ऑप्शन क्या है बच्चों, इक्वीमोलर, और डी ऑप्शन है हाइपरटोनिक। तो देखिए ध्यान से, ब्लड सेल डू नॉट श्रिंक इन ब्लड बिकॉज, ब्लड सेल यानी कि ब्लड सेल कौन सी, आरबीसी क्या, रेड ब्लड कॉर्पुसल्स। ये देखो कुछ स्टूडेंट्स क्या कह देते हैं, आरबीसी को रेड ब्लड सेल कह देते हैं। रेड ब्लड सेल नहीं होता बच्चों, हम भी नीट के स्टूडेंट्स रहे हैं, आरबीसी होता है रेड ब्लड कॉर्पुसल्स। तो सही चीज आप लर्न कीजिएगा। तो आरबीसी जो ब्लड में श्रिंक नहीं होती, ना तो श्रिंक होती ना स्वेल्स होती। ऐसा क्यों, ऐसा आइसोटोनिक सॉल्यूशन में होता है, क्योंकि ब्लड जो होता है आरबीसीज के लिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन की तरह बिहेव करती है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में होते हैं जो इक्विमोलर कंसंट्रेशन के होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, इक्विमोलर नहीं, इक्वल कंसंट्रेशन के होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल कंसंट्रेशन के होते हैं। इक्वल कंसंट्रेशन में क्या होता है, ऑस्मोसिस नहीं होता। ऑस्मोसिस कहां होता है, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। तो ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, लास्ट क्वेश्चन क्या है, मैं यहीं पर कर देता हूं लास्ट क्वेश्चन। तो ये है ए सॉल्यूशन विच हैज हायर ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए ए सॉल्यूशन विच हैज हायर
विच हैज हायर ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या ए है हाइपोटोनिक और बी है बच्चों हाइपरटोनिक और सी है आइसोटोनिक और डी है नन। तो ध्यान से सुनिए कि ये सॉल्यूशन विच हैज हायर, देखिए हायर ऑस्मोटिक प्रेशर का जो सॉल्यूशन होता है वो हाइपरटोनिक होता है। मैं बता देता हूं, देखिएगा, जिसका हाई ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो हाइपरटोनिक और जिसका लो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो हाइपोटोनिक और जिनका इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो आइसोटोनिक। एक बार फिर समझिए, हाइपोटोनिक लो ऑस्मोटिक प्रेशर, हाइपरटोनिक हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, आइसोटोनिक इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हाइपरटोनिक बच्चों। तो मैं समझता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बाकी अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आगे मिलते हैं। धन्यवाद।